नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। खबरों को देखेंगे विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की। मंत्रियों को जिले का प्रभार आवंटित कर दिया गया है। सरकार ने जिले का प्रभार आवंटित किया है। गोविंद सिंह भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री बने हैं तो बाला बच्चन इंदौर, प्रियव्रत सिंह जबलपुर, उमंग सिंघार ग्वालियर और इमरती देवी गुना के प्रभारी बनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। मंत्रियों को जिले का प्रभार आवंटित कर दिया गया है। सरकार ने जिले का प्रभार आवंटित किया है। चलिए इस खबर पर भोपाल से सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया। सुधीर, आखिरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई कांग्रेस। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रखने के लिए अभी से प्रभार दे दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर बात करें तो मंत्रियों को प्रभार के जिले आवंटित कर दिए गए और प्रभार के जिले के आवंटन में लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं पूरी तरह दिखाई देती है। खासकर बात करें जिन क्षेत्रों के में मध्य प्रदेश कांग्रेस बटी हुई है, वहां पर उनके समर्थकों को प्रभार का जिम्मा दिया गया है। अगर ग्वालियर अंचल की अगर हम बात करें तो पूरे ग्वालियर अंचल पर सिंधिया के समर्थित जो मंत्री हैं, केवल उन्हीं को जिले का प्रभार दिया गया है। यानी कि क्षेत्र के हिसाब से जो विधानसभा में जिम्मेदारियां जिस तरीके से बांटी गई थी, लगभग उसी तर्ज पर अब कांग्रेस की सरकार ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी हैं। मुरैना की अगर बात करें तो लाखन सिंह यादव जो कि सिंधिया कोटे से मंत्री बने हैं, उनको प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो उमंग सिंघार जो कि सिंधिया के खास सिपह सालार माने जाते हैं, उनको ग्वालियर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा शिवपुरी जिला और गुना जिले की अगर बात करें तो ये सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र आता है। शिवपुरी जिले की कमान सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर को दी गई है, वो शिवपुरी के प्रभारी मंत्री होंगे। और इसी तरह गुना में सिंधिया की समर्थक इमरती देवी को स्थान दिया गया है। वहीं पर अगर पूरे भोपाल या फिर आसपास जिलों की बात करें जो कि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर दिग्विजय सिंह के खास जो समर्थक माने जाते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत भी रखते हैं, उनको भोपाल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पीसी शर्मा जो कि दिग्विजय सिंह समर्थक माने जाते हैं, उनको सीहोर और हरदा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं प्रियव्रत सिंह, जो उनका पुराना संसदीय क्षेत्र आता था राजगढ़, वहां के प्रभार का जिला उनको दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें वित्त मंत्री तरुण भट्ट जो कि महाकौशल की से आते हैं और कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं, उनको मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर 3 जिलों की कमान दी गई है। तो मंत्रियों के जो विभाग का बंटवारा है, इसमें बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाई देती है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और लगभग उसी तर्ज पर जो है मंत्रियों को जिले का आवंटन किया गया है। चलिए कुल मिलाकर सुधीर, ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पताका फहराया, उसी तरह लोकसभा की चुनाव की तैयारी में भी जुट चुकी है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी सीबीआई की एंट्री बैन हो सकती है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बात पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर सीबीआई प्रदेश में बिना अनुमति छापे नहीं डाल पाएगी। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस मामले में विचार कर लेगी। और बता दें कि गृह मंत्री बाला बच्चन ने भोपाल होमगार्ड ऑफिस में निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। सीबीआई की स्थिति को लेकर हर समय सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी से राय मशविरा करने के बाद जो हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में अवगत कराऊंगा। बढ़ते आगे, कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की आशंका और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोप के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा महासचिव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया, 15 दिन में सरकार को उल्टा कर देंगे। आलाकमान ने कह दिया तो खेल कर देंगे। फिलहाल कांग्रेस को जनादेश मिला है तो चलाने दो सरकार। भाजपा कार्यकर्ता अपनी धार को तेज करो और आगे की तैयारी करो। दरअसल विजयवर्गीय ने ये बयान देपालपुर विधानसभा की हातौद में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया है। कैलाश विजयवर्गीय पिछले 2 दिनों से इंदौर जिले की अलग अलग खासतौर पर ग्रामीण विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो लोग तो हमको ज्यादा चाहते हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे तुम। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे।
बहुत मामूली बात है, पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते, चलाते कितने दिन चलाते हैं। तो आलाकमान के सिग्नल पर 15 दिन में सरकार पलटने के कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मंत्री सज्जन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी टूटे स्कूटर पर चलने वाला उनका जूनियर इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है। सज्जन सिंह ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की इतनी ही हैसियत थी तो चुनाव जीत कर दिखा देते। सज्जन सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बीजेपी उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भी चुटकी ली है। अभी इसकी संपत्ति की यदि जांच करा लो ना, कैलाश विजयवर्गीय कहाँ टूटे स्कूटर पे चलता था, हम लोगों का जूनियर है कॉलेज में। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी उड़ान, अरे भैया तेरी औकात होती तो सरकारी बना लेता तू। यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की उस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ग्वालियर चंबल में डैमेज कंट्रोल कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल को सबसे ज्यादा भीतरघात का शिकार होना पड़ा था, जिसके चलते बीजेपी 34 सीटों में से केवल 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल कर उन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाने में लग गई है, जिससे उन्हें डर था कि वो उस भीतरघात का बदला न ले। इसके साथ ही खबर यह भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग की बीजेपी के सभी सांसद अपनी संसदीय सीट बदलने की जुगत में लगे हुए। उन्हें डर है कि कहीं वे भी इस भीतरघात का शिकार ना हो जाए। देखिए, इसमें स्पष्ट गुटबाजी सामने आ रही है और जो गुटबाजी भाजपा में थी, जैसा कि आपने विधानसभा में देखा, वो उभर के अब लोकसभा में भी आ गई। निसंदेह जयभान सिंह पवैया जी सशक्त दावेदार थे, उनको इस प्रकार से रणनीति के तहत हटा दिया गया। ये आला कमान और हाई कमान के हाथ में रहता है। संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी तय करती है कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा। मेरी नज़र में तो जैसा मैं समझता हूँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर से ही लड़ेंगे और भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे। शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की कैग रिपोर्ट में खुलासे का मामला तूल पकड़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कमलनाथ सरकार से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाकर गड़बड़ी की जांच की मांग की है। वहीं रिपोर्ट पर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि अगर रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ी है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन कहीं गड़बड़ी है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या रिपोर्ट है, क्या कमियां हैं, और कहीं किसी ने गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार के समय भी कई की रिपोर्ट आती थी, कई विभाग की कमियां निकल के आती थी। कोई प्रोसीजरल गलती है, कहीं बदनीति है, तो जिनने भी की है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टियां भले ही राजनीति कर रही हों, लेकिन संत अपने तरीके से मंदिर निर्माण के लिए पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। ऐसे ही एक संत हैं बाबा सत्यदेव दास जी महाराज, जो भोलेनाथ की प्रेरणा से पिंड भरते हुए सोमनाथ पहुंचने का उन्होंने प्रण लिया है। राम मंदिर निर्माण की आस में बाबा 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पिंड भरते हुए कर रहे हैं। बाबा सत्यदेव दास जी महाराज उज्जैन मीठी तलाई होते हुए सोमनाथ धाम पहुंचेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाबा पिंड भरते हुए 8 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भिक्षा मांगकर अपना भोजन बनाते हैं। बाबा का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर के नाम पर राजनीति छोड़कर मंदिर निर्माण को ज्यादा महत्व दें। जबलपुर से कटनी पहुंची आयकर विभाग की टीम ने हवाला घोटाले के आरोपी और कोयला कारोबारी सतीश से सरावगी के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की 18 सदस्यीय टीम ने अलग अलग होकर कार्रवाई करते हुए सरावगी के घर, दफ्तर और कोयला भंडारण प्लांट पर छापा मारा। इस दौरान सतीश सरावगी के घर से परिजनों द्वारा कुछ दस्तावेज बाहर फेंकने की भी कोशिश की गई, लेकिन पहले ही चौकन्नी आयकर विभाग की टीम ने इसे नाकाम करते हुए दस्तावेजों को जब्त कर लिया। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कोई बात नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि विभाग की टीम हवाला घोटाले और टैक्स चोरी पर जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। बता दें कि बीते साल 500 करोड़ रुपयों के हवाला घोटाले के आरोपी सतीश सरावगी को हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बोफोर्स तोप के देसी और अपग्रेडेड वर्जन धनुष तोप में घटिया क्वालिटी के चीनी कलबुर्जे लगाए जाने की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम ने जबलपुर की जीएसएफ फैक्ट्री में छापा मारा।
सीबीआई टीम ने खरीदी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क भी जब्त की है। सीबीआई ने धनुष तोप की बेरिंग खरीदी प्रक्रिया से जुड़े जूनियर वर्क्स मैनेजर एसपी खपुआ के दफ्तर में और घर पर भी छापेमार कार्रवाई की है। सीबीआई पहले ही मामले पर दिल्ली की सिद्ध सेल्स सिंडिकेट कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बता दें कि करीब 1.5 साल पहले सेना की टेस्टिंग में एक धनुष तोप का बैरल फायरिंग के दौरान फट गया था, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जबलपुर में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में करोड़ों रुपयों का गोल्ड लोन घोटाला उजागर हुआ है। इसमें बैंक की शाखाओं में नकली सोना रखकर करोड़ों रुपयों का गोल्ड लोन लिया गया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब लोन न चुकाए जाने पर बैंक प्रबंधन ने गिरवी रखा सोना बेचने की कोशिश की। इस बड़े घोटाले में लोन लेने वालों के अलावा बैंक कर्मचारी, अधिकारी और गोल्ड की जांच करने वाले ज्वेलर्स की भी मिलीभगत उजागर हुई है। फिलहाल गोल्ड लोन घोटाले पर कार्रवाई की मांग करते हुए बैंक के आला अधिकारियों ने एसपी से मुलाकात की। एसपी के मुताबिक नकली सोने पर गोल्ड लोन लेने के कई अपराध शहर के करीब 12 शाखाओं में अंजाम दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा इशू है कि बैंक लोन के नाम पर नकली सोना रख के लोन लिया जा रहा है। सारे पक्षों को हम देखेंगे, जो भी दिखता है प्रथम दृष्टया तो निश्चित तौर पे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। जबलपुर जोन के आईजी अनंत कुमार सिंह को पीएचक्यू भोपाल में एडीजी बना दिए जाने के बाद सीनियर आईपीएस विवेक शर्मा जबलपुर जोन के नए आईजी बनाए गए हैं। विवेक शर्मा जबलपुर पहुंचे, जहां अनंत कुमार सिंह ने उन्हें जबलपुर जोन के आईजी का पदभार सौंपा। आईजी की कुर्सी संभालते ही विवेक शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपराधों पर अंकुश के साथ ट्रैफिक सुधार और पुलिस को सिटीजन फ्रेंडली बनाना होगा। आईजी विवेक शर्मा ने पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ दिए जाने की कमलनाथ सरकार की योजना को अहम बताकर कहा कि इस योजना को जल्द लागू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले विभाग ये तय कर लेना चाहता है कि पुलिस कर्मियों के वीकली ऑफ से पुलिस के मूल कामों पर कोई असर न पड़े। शिवपुरी के कुटुंब न्यायालय के बाहर जबरदस्त फैमिली ड्रामा देखने को मिला। पारिवारिक झगड़े की तारीख पर कोर्ट आए पति पत्नी और दोनों के परिजनों की भी जमकर मारपीट हुई। कुटुंब न्यायालय में पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद की आज पेशी की तारीख थी। जैसे ही दोनों परिवार सुनवाई के लिए पहुंचे तो पहले पति पत्नी भिड़ गए और उसके बाद दोनों के परिजन भी भिड़ गए। वहीं पुलिस को आता देख पति मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के पलासिया चौराहे स्थित शेखर सेंट्रल बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कूदकर युवती की खुदकुशी की पूरी घटना बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खुदकुशी से पहले युवती किसी से काफी देर तक फोन पर बात कर रही थी, जिससे उसका विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मृतका का C21 मॉल में काम करने वाले 2 युवकों से विवाद हुआ था। दरअसल मुरैना की रहने वाली युवती इंदौर में 15वीं बटालियन में अपनी बुआ के घर पर रहती थी और एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। हर रोज वो शाम ऑफिस से 7 बजे निकलती थी, लेकिन गुरुवार को शाम 5 बजे ही ऑफिस से चली गई। इस दौरान वो रात 9:30 बजे शेखर सेंट्रल की 5वीं मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में टहलती नजर आई और उसके कुछ मिनट बाद ही वो इमारत से गिरती नजर आई, जो बिल्डिंग में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। छलांग लगाते समय उसने कान में हेडफोन लगाया हुआ था। उसके छलांग लगाने के बाद भी लगातार उसका फोन बज रहा था, जिसे उठाकर मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी खुदकुशी की सूचना कॉल करने वाले को दी। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। छोटा वाला जो भाई था उसको बोला तो बोले भैया आप तो आ जाओ, यहाँ कोई हाथ नहीं लगाना, पुलिस वाले भी आएंगे, यहाँ किसी को कोई हाथ नहीं लगाने दे रहे बॉडी को। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पर देखा, वहाँ पर जाके तो वो ओंधी सिर का फटा, तो जैसे ही मैंने उसको गोद में लिया और पलटाया, सिर फटा था, वो बता रहा कि 5-6 मंजिल से ऊपर से गिरी है। मैं जो है लगभग 4-5 लोगों से पूछताछ हो गई है, परिजनों के बयान हो गए हैं इसमें, और बाकी जो टेक्निकल पहलू है उस पर भी जो है हमने कार्रवाई चालू कर दी है। अभी जांच जो है चल रही है और अभी हम लोग इस मामले में आपको पूरी तरीके से जो है नहीं बता पाएंगे। शिक्षा का मंदिर कहलाने वाले स्कूलों में फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर में एक नहीं बल्कि 9 ऐसे स्कूल हैं
जहां तकनीक का उपयोग कर स्कूलों को मान्यता प्राप्त कराई गई है। दरअसल शिक्षा के अधिकार के तहत जिले में कुछ स्कूलों की मान्यता फर्जी तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कराया गया। मामले को तूल पकड़ता देख जिला पंचायत सीईओ ने अब कार्रवाई करने की बात कही है। इस बात की जानकारी जब आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा को लगी तो शिकायत जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा से की गई। पूरे मामले में 2 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। स्कूलों की फर्जी मान्यता 18 सितंबर से लेकर 18 नवंबर 2018 के बीच हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। 9 स्कूलों को फर्जी तरीके से मान्यता दी गई है, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी के फर्जी तरीके से साइन किए गए हैं और इसमें शिक्षा विभाग के ही कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ये फर्जी साइन किए गए हैं। जो सीईओ नेहा मीणा द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो एक मात्र लिपापोती की जा रही है। कहते हैं कि 9 स्कूलों ने फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त की है, क्योंकि अभी तक हमने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। इसमें ये था कि 9 स्कूल्स के बारे में ये संज्ञान में लाया गया था कि उसमें बिना जांच हुए वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट होता है उनको वो पारित हो गया था। हमको शिक्षा अधिकारी व तत्कालीन शिक्षा अधिकारी को एक सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा, उसके उपरांत ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भोपाल में बदमाश को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में क्लीन चिट देने पर टीटी नगर थाने के टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल टीटी नगर थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल बदमाश करण सिंह उर्फ लालू को पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में क्लीन चिट दे दी थी, जबकि करण पर मारपीट, आर्म्स एक्ट और बलवा जैसे 2 दर्जन मामले और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के 6 मामले दर्ज हैं। मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री बाला बच्चन ने भोपाल आईजी को तलब किया, जिसके बाद टीटी नगर टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि आगे से इस तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश विभाग को दिए जाएंगे। टीटी नगर थाने के इंस्पेक्टर को आज हमने लाइन अटैच कर दिया है और उसकी जांच हम शुरू कर रहे हैं। तो आगे से ऐसा ना हो, इस पे भी हम आगे बैठक करके मैं मेरे जो विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए मैं निर्देशित करूंगा। कभी इंदौर शहर का सबसे बदनुमा दाग रहा ट्रीचिंग ग्राउंड अब खूबसूरत गार्डन हो गया है। इस बदलाव की तस्वीरें मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट की है। आइए आपको भी बताते हैं ट्रीचिंग ग्राउंड का सूरत हाल। हरा भरा दिख रहा ये गार्डन कभी इंदौर शहर की सूरत पर दाग हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के बाहरी इलाके में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड की, लेकिन अब इसकी सूरत बदल गई है और इस बदलाव की तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की हैं, जिसमें बताया गया है कि यहां की तस्वीर पहले कैसी थी और अब क्या हाल है। दरअसल ट्रेंचिंग ग्राउंड में शहर भर का कचरा डंप होता है। यहाँ कचरे का पहाड़ बन जाया करता था। कचरे को जलाने से उठने वाला धुआं लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ था, लेकिन स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ ही पिछले 3 साल में इस जगह की तस्वीर बदल गई है। देखिए, 2018 का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा है, जो ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा हम लोगों ने साफ़ किया है और इंदौर एक पहला शहर बना है जो पूरी तरीके से कचरे से मुक्त हुआ है। इतनी बड़ी सौगात वहाँ के आसपास के कॉलोनी को और पूरे नगर निगम को हमने दी है। कचरे के निपटारे के लिए नगर निगम ने रेमेटाइजेशन की तकनीक अपनाई। सबसे पहले गीले और सूखे कचरे को डंप करना बंद किया, फिर कचरे को अलग अलग कर इसकी रिसाइकलिंग शुरू की गई। गीले कचरे से खाद बनाई जा रही है तो सूखे कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है। वहीं ट्रेंचिंग ग्राउंड में सालों से जमा कचरे पर रिमेटाइजेशन के जरिए गार्डन बनाया गया। 2019 में भी हम इन्हीं सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फिर से एक बार नंबर 1 आके देश में अपना नाम करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, उसका निपटान भी हम लोग अगले वर्ष करेंगे। अगले 6 महीने के अंदर जो हमारी प्लानिंग है कि पूरे शहर में एलईडी से हम लोग सोडियम लाइट्स को रिप्लेस कर देंगे और जो खाली पोल पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी एलईडी लगा देंगे। 100 एकड़ में फैले इस ग्राउंड के ज्यादातर हिस्से पर घास और पेड़ पौधे उग गए हैं। नगर निगम अब इस जमीन का लैंड यूज बदलकर यहाँ गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी में है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। बात उज्जैन की करते हैं, जहां शनिचरी अमावस्या पर स्नान की व्यवस्था में हुई लापरवाही के बाद
आज खुद नर्मदा घाटी और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल शिप्रा नदी में स्नान की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे। शिप्रा के घाटों की स्थिति का जायजा लेने के बाद मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि अब स्नान को लेकर स्थानीय स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी टीम काम करेगी। मंत्री ने पहले शनि मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद शनिश्चरी अमावस्या स्नान पर अव्यवस्था का कारण बने त्रिवेणी घाट की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने दावा किया कि आने वाले मकर संक्रांति स्नान पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी आस्था का पूरा सम्मान और ध्यान रखा जाएगा। हमने एक शेड्यूल प्लान किया है जो 14 तारीख के लिए तो है ही विशेषकर, पर आने वाले वर्षों में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, इसलिए हम पूरा शेड्यूल बना के एडमिनिस्ट्रेशन को देने वाले हैं। विदिशा में स्लम एरिया में ठंड से ठिठुरते बच्चों की खबर IBC 24 पर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है। खबर चलने के बाद कई सामाजिक संस्थाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझकर गरीब बच्चों के लिए कंबल बांटने का काम किया है। वुमेन पावर क्लब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं ने स्लम एरिया के बच्चों के लिए 100 से अधिक कंबल बंटवाए हैं। संस्था की तरफ से लोगों ने IBC 24 को धन्यवाद भी दिया है। स्लम एरिया में जो बच्चे हैं वो पानियाँ जला के और लकड़ियाँ जला के अपनी ठंड की वो कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए 100 कंबल हमने वितरित करे हैं और हम थैंक्स बोलेंगे IBC 24 का कि जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया और हम उन बच्चों को कंबल वितरित कर पाए। IBC 24 ने भी वहाँ पे कवर किया था पूरा कार्यक्रम वहाँ का, तो उसमें दिखाया था कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम है। ठंड का टाइम होता है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, इनको कोई साधन सुविधा वहाँ पे नहीं है। तो IBC 24 ने जो वहाँ पे मुद्दे उठाए तो उसकी वजह से विदिशा में इस चीज़ की लोगों ने समझा कि यहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की। उनके बाद मुरैना में कुछ दिनों पहले 7 घड़ियालों की मौत हो गई थी, लेकिन उसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। देवरी घड़ियाल केंद्र में 7 घड़ियालों की मौत हुई थी, जिसके बाद बाहर से डॉक्टर बुलाकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और जाँच की बात भी कही गई थी। वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञों की एक टीम ने देवरी सेंचुरी आकर घड़ियालों की मौत का जायजा लिया और जांच के लिए सैंपल लिए थे, लेकिन अभी तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। घड़ियालों की सुरक्षा के लिए एहतियातन केवल हीटर की व्यवस्था की गई है, जिससे तापमान नियंत्रित किया जा सके। घड़ियालों को नेचुरल वातावरण देने के लिए 2 दर्जन हीटर लगाए गए हैं, जो सर्दी के प्रभाव को कम करेंगे। बालाघाट जिले के 2 आदिवासी युवक और एक युवती ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। गिल्ली डंडा खेल में भारत की ओर से खेलते हुए भावना गौतम और विनय इटपाचे ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमों को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। नेपाल के काठमांडू में संयुक्त प्राय हो चुके खेल में अपना लोहा मनवाने और विजेता बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र बैहर परसवाड़ा पहुंचने पर भावना गौतम और विनय इटपाचे का जोरदार स्वागत किया गया। हमें गिल्ली डंडू जो भारत का पुराना खेल था उससे हमने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता नेपाल काठमांडू। इस गेम्स के लिए तो हम मेरे जो अपने प्रशांत नौगरी सर हैं जी, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और गोल्ड मेडल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। जो नेपाल में जो बच्चों ने जीत कर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके जो माता पिता जिन्होंने दुख सुख काटती और बच्चों को पढ़ाया लिखाया गरीबी परिस्थिति काट कर और नेपाल देश में जाके नाम कमाया, पूरे भारत देश का नाम रोशन किया, ऐसे उनके माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ।